अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सबको? स्क्रीन और आवाज़ के अंदर कोई इशू तो नहीं है किसी को? हम स्टार्ट करें? चलें जी, परफेक्ट है। पास्ट पेपर्स करने की टिप्स बता दें। अच्छा, चलें टिप्स तो बाद में बताएंगे, पहले तो पास्ट पेपर्स खुद का अटेम्प्ट देखें। देखें इसके अंदर पास्ट पेपर्स को जो अटेम्प्ट करने की आपके पास जो टिप है, वो सबसे बेस्ट यही है कि आप जो है वो इटसेल्फ पास्ट पेपर्स पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, जब तक आप पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपके लिए कोई भी चीज़ ईजी नहीं होगी। ठीक है, तो द मोर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, ठीक है, इससे ज़्यादा और अच्छी चीज़ जो है वो आपके लिए हो नहीं सकती कि जब तक आप उसको प्रैक्टिस करके सॉल्व नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक जो है वो आपके कंट्रोल के अंदर चीज़ें नहीं आएंगी। एनीवेज, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेल्स टैक्स फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कहाँ तक, किस एक्सटेंड तक जो है वो हम जा सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, 13 मार्क्स का एक क्वेश्चन है बशीर का। ठीक है, मार्च 2050। अच्छा देखिए, इसके अंदर हमने जो सिलेक्शन की है ना, वो सिलेक्शन इस तरह से की है कि आपकी एडजस्टमेंट जो है ना वो कवर हो जाए। कोई रीसेंट अटेम्प्ट का होगा, कोई पुरानी अटेम्प्ट का होगा, कोई इस तरह से हमने जो है वो पास्ट पेपर्स की सिलेक्शन की है। क्योंकि देखें आपकी जो आप ये पूरे पास्ट पेपर्स करके देख लें तो एडजस्टमेंट जो है ना वो एक आध एडजस्टमेंट के अलावा के जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सेम होता है, कहीं ना कहीं उसने टेस्ट किया हुआ होता है। और उसका रीज़न ये है कि वो चेंज क्या करेगा, ट्रीटमेंट तो सेम ही रहेगा ना। आपके पास नाम चेंज कर देगा, नंबर्स चेंज कर देगा, लेकिन ट्रीटमेंट तो इटसेल्फ फिर भी डिफरेंट ही रहेगा। तो मतलब सेम रहेगा। तो इस एस्पेक्ट से जो है वो हमने कुछ पेपर्स को, कुछ मतलब जो पास पेपर्स हैं उसको बेंचमार्क बनाते हुए यहाँ पे आपके सामने जो है वो अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं डिस्कस करूँ, आपके पास 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रैटेजी रखनी है कि जो भी आपके पास 1 मार्क के अगेंस्ट 1.8 मिनट्स होते हैं आपके पास, लेकिन आपने अटेम्प्ट करना है 1.5 मिनट से। ठीक है, तो आपके पास जो है वो थोड़ा सा टाइम, मैं इस पे 15 मिनट्स का आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, क्विकली इसे रीड करें और इसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर मैंने अटेम्प्ट करवा दिया तो फिर उसके बाद आपकी जो है वो मिस्टेक्स जो आप कर रहे होंगे वो आपको सेल्फ एवेल्यूशन नहीं हो सकेगी। ठीक है, फॉर दिस पर्पस जो है वो आप इसको पहले जल्दी से अटेम्प्ट करें और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पेपर आ रहा है, देखना किसी ने भी नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन से किसी ने भी नहीं देखना। ठीक है, आप खुद से अटेम्प्ट करें ताकि मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हों और आपको पता चले कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं। ठीक है, क्विकली जल्दी से इसे अटेम्प्ट करें और फिर हम जो है वो इसे डिस्कस करते हैं। मार्च 2015।
अटेम्प्ट कर लिया सबने? स्टार्ट करें हम? क्या आंसर आ रहा है जोआ, बताएं कितनी क्या आपका सेल्स टैक्स पेबल क्या आ रहा है? तो इसी के लिए तो टाइम दिया, ऐसे अटेम्प्ट करें जल्दी से। चलें जी, हम स्टार्ट करें। सब साथ हैं, स्टार्ट करें हम। परफेक्ट है। Bashir is registered under Sales Tax Act 1998, is engaged in the business of export and supply of consumer goods. Following information has been extracted from his record for the month of February 2015। ठीक है, सप्लाईज हैं और परचेजेस हैं। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं, देखें आपने इसका, क्योंकि वेरियस इंस्टीट्यूट से जो है वो हमारे पास आज के सेशन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं पूरे पाकिस्तान से। तो इसलिए आप जिस भी पैटर्न से अटेम्प्ट करना चाहें, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पैटर्न सही है, ये पैटर्न गलत है। हाँ, मैं एक पैटर्न आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये समझ आ जाए तो फेयर इनफ, आप इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है वो जिस तरह से करते रहें वैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनीवेज, ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल रिफंडेबल फॉर टैक्स पीरियड February 2015।
ठीक है, ये आपकी मेन वर्किंग है। अच्छा, और क्या करें, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? तो इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि वर्किंग नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ आउट सॉरी कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स। ठीक है, फिर वर्किंग नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप बेसिकली प्लॉटिंग करके रखें अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से देखें, ये मेन आपका वर्किंग है। फिर इसके बाद जो बैक एंड की जो वर्किंग है, वर्किंग नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट, फिर कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट, और फिर अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अब हमने कहा कि भाई पहले हम देख लेते हैं जो आपके पास जो 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 चीज़ें आएंगी उसको हम प्लॉट करते जाएंगे। ठीक है, अभी हम कंप्यूटेशन पे बात ही नहीं करें। 2 रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाईज किए आपने, रजिस्टर्ड पर्सन को कितनी की है, 225.98। ठीक है, आपने टैक्सेबल सप्लाईज किए हैं, ठीक है, कितनी की है, 25,980,000। ठीक है, इंटू 17, जितना भी है अभी थोड़ी देर में कंप्यूट करते हैं। फिर अनरजिस्टर्ड को की है 2.5 मिलियन, अनरजिस्टर्ड को की है 2.5 मिलियन। अच्छा, फिर एग्जेम्प्ट सप्लाईज की हैं 1874 की, 1874। कितना रेट लगेगा, कुछ भी नहीं। और एक्सपोर्ट्स टू यूएसए, ये क्या हो जाएगा, जीरो रेटेड। कितनी, 2 मिलियन की थी ना, 2 मिलियन। ठीक है, अभी हम सिर्फ प्लॉटिंग कर रहे हैं। अच्छा, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 21,710। ठीक है, हमने कहा भाई आपने जो रजिस्टर्ड पर्सन से 21,710,000। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ अ मशीन, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर जो है वो आपके पास 90% की लिमिट अप्लाई नहीं करती, तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई इंपोर्ट ऑफ मशीन अलग से लिख देते हैं। कितना है, 2.5 मिलियन इंटू 17%। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ तक की तो प्लॉटिंग कर दी। अब इसके बाद भी कर देते हैं आगे की जो चीजें लिखी हुई हैं। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, सप्लाईज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स अमाउंट्स गुड्स अमाउंटिंग टू ₹300,000 which were supplied to an associated company at a special discount of 25%। ठीक है, इसमें क्या करें हम? जी जी जी, बताइए क्या करें। देखिए क्या कह रहा है, सप्लाईज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स गुड्स अमाउंटिंग टू ₹300,000। इस सप्लाई के अंदर 25,980 के अंदर जो है वो आपके पास 3 लाख रुपए ऐड हुए हैं, विच वर सप्लाई टू एन एसोसिएटेड कंपनी एट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25%। एसोसिएटेड कंपनी को ट्रांजैक्शन किस पे होनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, अगर आपको याद हो उसकी वर्डिंग्स क्या थी, इफ नो कंसिडरेशन इज रिसीव, वैल्यू ऑफ सप्लाई के केस के अंदर क्या, एसोसिएटेड कंपनी के केस में क्या लिखा होता है, इफ नो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड और कंसिडरेशन इज रिसीव बट विच इज लोअर देन दी ओपन मार्केट प्राइस, इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी ओपन मार्केट प्राइस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशल डिस्काउंट को हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। आपको जो है वो जो स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, वो कितना दिया गया है,
ठीक है, हमने कहा भाई स्पेशल डिस्काउंट कितना है, कैसे कंप्यूट होगा, निकाल लेते हैं भाई। 3 लाख को आप डिवाइड कर दें किससे, 0.75 से। ठीक है, जितना भी अमाउंट आए इसमें से क्या माइनस कर दें, 3 लाख अगर आप माइनस कर देंगे तो इसके अंदर जो है वो कितना डिफरेंस आ रहा है आपके पास। ठीक है, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, जितना भी डिफरेंस आएगा इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, 17% अप्लाई करेंगे ना, पूरा का पूरा थोड़ी ले लेंगे, ऐसे ही है ना। ठीक है, चलें वो बाद में देखते हैं। इनपुट टैक्स अमाउंटिंग टू ₹55,900 was paid in January 2015, but inadvertently it could not be claimed in the return of 2015। क्या करें, डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, बेहतर है अलग से दिखा देते हैं। ठीक है, हमने कहा भाई इनपुट टैक्स नॉट क्लेम्ड 55,900, input tax amounting to rupees 55,900 was paid in but inadvertently it could not be claimed। भाई रिवर्स किस बात का होगा शर्जील, ऐड होना चाहिए ना, क्लेम ही नहीं किया है तो रिवर्स कैसे होगा। सब साथ है मेरे, शर्जील क्लियर है अब। ठीक है, अच्छा जी, क्या इसके इसके ऊपर 17% अप्लाई करेंगे 55,900 के ऊपर। ठीक है, इस पे नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी इनपुट टैक्स है। A registered supplier had supplied goods worth rupees 500,000 to Bashir in February 2015. However, Bashir did not receive the sales tax invoice from the supplier। क्या करें भाई, यानी ये मेरी परचेजेज हो गई ना। A registered supplier had supplied goods worth rupees 500,000 to Bashir। ठीक है, बशीर को जो है वो सप्लाई किया है इसने। However, Bashir did not receive the sales tax invoice from the supplier। तो क्या हो जाएगा भाई, सेल्स टैक्स इनवॉइस नॉट रिसीव्ड कितने की है, 500,000 इंटू 17, तो जो भी अमाउंट आएगा वो नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। अच्छा, गलत जगह पे लिख रहे हैं, अच्छा, तो क्या करें भाई, सही बता दें आप फिर। ठीक है भाई, ऐसा लग रहा है कि ये क्लास लेने नहीं है, मैं क्लास लेने आया हूँ। ठीक है, बताएं भाई क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए आप बताएं। चलें, परचेजेस है ना भाई। अ रजिस्टर्ड सप्लायर हैड सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹500,000, मुझे सप्लाई किया तो मेरी परचेजेस हुई ना, बशीर ने सप्लाई थोड़ी किया है। क्लियर है, सब साथ हैं। अच्छा, द इम्पोर्टेड मशीन वॉज पुट इनटू ऑपरेशन ड्यूरिंग February 2015। ठीक है, ये तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इससे हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है। और फिर सेल्स टैक्स क्रेडिट ऑफ ₹410,000 टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको बाद में देखते हैं। अब जरा मुझे अमाउंट बता दें जल्दी जल्दी, अमाउंट बता कितनी amount आई? यहाँ कितनी आई भाई, 2170 का बताएं कितनी अमाउंट आ रही है, 17% अप्लाई करें, जल्दी 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 कैलकुलेटर चलाएं भाई। ये दो अलग अलग अमाउंट आई है मेरे पास, 3690,700। ठीक है, अच्छा, इन सेल्स टैक्स इनवॉइस नॉट रिसीव के अंदर कितनी आ रही है,
85,000, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ मशीन के केस में कितनी आ रही है? 425,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक का जरा सम बता दे मुझे, कितना सम है? 366,600, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं सप्लाईज के ऊपर। बताएं भाई, पहली सप्लाई के अंदर 17% में कितना आ रहा है? 441,600, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है? ओ सॉरी, ये बाकी है नीचे वाला। ये कितना है भाई? 17,000, ठीक है। तो टोटल बता दें कितना है? कर लिया ना अनरजिस्टर्ड का भाई? कितना आ रहा है? 44858,600, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जरा इधर। सही है, ये सब सब अमाउंट से अग्रीड है। ये जरा अमाउंट से एक दफा रीचेक कर लें भाई, सारे सारे एक अमाउंट, एक दफा अमाउंट चेक कर लें, सही है। अच्छा, अब इधर आ जाएं, अब इधर आ जाएं, ठीक है। आपके पास सप्लाई कौन कौन सी है? टैक्सेबल, ठीक है, और एग्जेम्प्ट, और जीरो रेटेड, ठीक है। एग्जेम्प्ट कितनी है? 1,874,000। जीरो रेटेड कितनी है? 2 मिलियन। अच्छा, 25,980 के अंदर जो है, ये जरा 1 लाख ऐड करें, कितना आता है? मतलब ये टैक्सेबल सप्लाईज ये दोनों ऐड करें और इसमें 1 लाख भी ऐड करें, कितना आ रहा है? भाई ये सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? 2598, ठीक है। ये आ रहा है 2858,000, ये आएगा ना? टैक्सेबल, ये भी तो टैक्सेबल है, अनरजिस्टर्ड को की, और इसमें स्पेशल डिस्काउंट भी ऐड होगा। अच्छा, टोटल कितना आ रहा है? 32454000, सही है। अच्छा, अब इनपुट टैक्स आपके पास कौन कौन से हैं भाई? इनपुट टैक्स आपके पास दो तरह के हैं। एक इनपुट टैक्स है मशीन के ऊपर, और एक इनपुट टैक्स है अदर्स के ऊपर। जो इनपुट टैक्स मशीन के ऊपर है वो है 425,000, 425,000। और जो अदर्स के ऊपर है वो है थ्री, कितना है? 3,661,600, 3,661,600, ठीक है। अब जरा इसको अपोर्शन करें, 425,000 को भी इन तीनों पे अपोर्शन करें, और ये वाली अमाउंट को भी इन तीनों पे जरा अपोर्शन करें, और जल्दी जल्दी बताते जाएं अमाउंट कितनी आ रही है। 2858, ये 425 को जरा अपोर्शन करके इधर बताएं कितना आ रहा है?
374268। नेक्स्ट, एग्जाम पे कितना आ रहा है, जीरो रेटेड पे कितना आ रहा है? 2454 1 या 0 1। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट। 26191। अच्छा जी, अदर्स पे बताएं। 3224518। 211433। 225649। भाई बड़ा सिंपल है, अपोर्शनमेंट में कोई इशू ही नहीं है, सिंपल मैथ्स है ना ये तो। ठीक है, क्या करना है आपने, फॉर एग्जांपल 2 मिलियन को उठाएं। ठीक है, या चलें पहली वाली केस को ले लेते हैं। 285800000 डिवाइडेड बाय 3245400 मल्टीप्लाई बाय 425000 इज इक्वल्स टू 374268। ऐसे ही सारे अपोर्शन कर दें। ठीक है, तो एनीवेज हमने कहा कि भाई अब आपके पास जो है वो जो चीज़ यहाँ पे आई है ये क्या होगी, ये होगी एडजस्ट। जो यहाँ आ गई वो क्या हो जाएगी, लैप्स। और जो यहाँ आ गई वो क्या हो जाएगी, रिफंड। साथ हैं? अच्छा, अब आ जाएं इधर। अब इधर आ जाएं। हमने कहा भाई आउटपुट टैक्स आपके पास कितना है, आउटपुट टैक्स फ्रॉम वर्किंग नंबर 2 कितना है, 4858600। 4858600 सही है। इसमें से लेस करना है हमें इनपुट टैक्स। अच्छा, इनपुट टैक्स कौन सा है, एक्चुअल और 90% ऑफ आउटपुट। अच्छा जी, एक्चुअल कितना है, अच्छा तैमूर असलम साहब कह रहे हैं कि ये इनपुट टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन की अमाउंट गलत निकाली हमें हमने। ये सही है गलत है, ये जरा चेक करें। यार तैमूर असलम क्या कर रहे हैं आप, पूरी क्लास को रुकवा दिया आपने यार। अच्छा, तो अब अपोर्शनमेंट कर लिया हमने, तो अब क्या करें हम, 3224 ये वाली अमाउंट पिक करेंगे ना, 3224518। 3224518 और कैरी फॉरवर्ड कितना था। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है जरा बताएं, ये है ना कैरी फॉरवर्ड। टोटल कितना आ रहा है, 36। भाई कैलकुलेट तो सही करें, 34। कैलकुलेटर की चलाना भी तो मतलब एक आर्ट ही है ना, उसको सही तरह से यूज़ करना सीखें, गलत अमाउंट ना लिखें। ठीक है, 3634518। अच्छा, 90% ऑफ आउटपुट कितना है, इसका 90% कितना आ रहा है, 4372740 विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो हमने कहा भाई लोअर क्या है, 3634518। ठीक है, अच्छा अब चूंकि अब क्या करें, अब इसके बाद क्या माइनस करें, इसके बाद आप माइनस करें लेस
इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि इसके ऊपर 90% की लिमिट अप्लाई नहीं होती, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया हुआ है, इसको जो है वो अलग से अपोर्शन किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर 90% की लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, हमने इसको अलग से जो है वो अपोर्शनमेंट की हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए अब इसको उठा लें हम 374268, 374268, ठीक है। अच्छा सॉरी, पहले इन दोनों का डिफरेंस बताएं कितना आ रहा है। 1224082, ठीक है। अब इसमें से जरा ये माइनस करें, कितना आ रहा है, 849814। अच्छा भाई, कहाँ से आ रहा है ये, सिंपल ये लिखा हुआ भाई, 410 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐड करेंगे फर्दर टैक्स। अच्छा, फर्दर टैक्स कब चार्ज होता है, जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करें, तो क्या हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, बिल्कुल की है, कितने मिलियन की है, 2.5 मिलियन की है, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर टैक्स कितना ऐड करें, देखें अब यहाँ पे आपके पास जो है ना वो एक बात है कि दो व्यूज लिए जा सकते हैं। अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं, आपको याद होगा कि हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कहाँ जो है वो फर्दर टैक्स नहीं अप्लाई होता, याद है सबको। पेज नंबर जल्दी से कोई बता दे यार, ये कहाँ कौन से पेज पे था, क्योंकि यहाँ पे फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बल्कि मिल गया, छोड़ दें। अच्छा देखें, सप्लाई ऑफ गुड, देखें गुड्स सोल्ड बाय रिटेलर्स टू द एंड कस्टमर्स, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द एंड कस्टमर्स इंक्लूडिंग फूड्स, बेवरेजेस, फर्टिलाइजर्स एंड व्हीकल्स, ठीक है, ये पॉइंट है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको ये अज्यूम करते हुए कि ये इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, मैं कोई भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि ये फर्दर टैक्स की एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि मेरे पास सेल्स टैक्स पेबल का अमाउंट कितना आ गया, 84981814। सेल्स टैक्स रिफंडेबल का अमाउंट कितना आ गया, अहमद पूछ रहे हैं, अहमद खान पूछ रहे हैं सर क्लास कब तक ऑफ होगी, आप चाहें अभी ऑफ कर लें, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। जीरो रेटेड जो है वो आपके पास कितना है, दोनों को सम करें, 26191 और 225649, दोनों को जरा सम करके बताएं कि कितना आ रहा है। 251840, 251840, ठीक है।
ये आपके पास सेल्स टैक्स रिफंडेबल का अमाउंट आ गया। अच्छा, कोई इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एक्चुअली क्लेम कर लिया यहाँ पे, तो कैसे इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड आएगा? ठीक है, तो ये क्या क्या कह रहा था, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट सेल्स टैक्स पेबल, सेल्स टैक्स रिफंडेबल और इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड। तो हमने तीनों को यहाँ पे लिख दिया, पेबल, रिफंडेबल और इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमजा प्रोवाइडेड कि वो इस इन चीज़ों के अंदर फॉल करा हो ना, फूड बेवरेजेस फर्टिलाइजर एंड व्हीकल, या फिर रिटेलर ने सप्लाई की हो एंड कंज्यूमर को। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर फॉल करा हो। एनीवेज, हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। आप जल्दी से जो है वो इसकी पिक्चर ले लें ताकि हम जो है वो आगे बढ़ सके। इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो एक्सेप्शन में फॉल करा था। अब्दुल सबूर, ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया है बेसिक से। ठीक है, इसके बाद क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट्स हमें बनाने हैं, अब आगे हम ग्रेजुअली मूव करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। एनीवे, जल्दी से इसकी पिक्चर ले लें तो आगे बढ़ जाए। रिफंडेबल की अमाउंट कैसे आई? यहाँ पे आई ना, यहाँ से आई। देखें, ये मैं रिपीट करने का टाइम नहीं है क्योंकि हम रेगुलर क्लासेस में नहीं बैठे हुए। ठीक है, यहाँ से आई। हाँ, इसीलिए हसन अनवर, हमने यहाँ पे अजम्पशन लिया कि अगर ये आपके पास जो है वो कंज्यूमर गुड्स हैं, अगर आपने एंड कंज्यूमर को किए, अजम्पशन के साथ हमने फर्दर टैक्स नहीं लिया यहाँ पे। नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग शायद अवेलेबल ना हो। आई डोंट थिंक सो कि इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्योंकि इसमें हमारे पास दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं। एनीवेज, अच्छा भाई, मुलाकात एसोसिएट्स का एक क्वेश्चन है कि जो आपके पास कौन सी अटेम्प्ट है ये, मार्च 2016 के अंदर आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2016, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप भले यहाँ से ना देखें, आप अपने पास जो है वो अपने पास अलग से भी देख सकते हैं। मार्च 2016, क्वेश्चन नंबर 5, ज़रा जल्दी से अटेम्प्ट करें। कितने मार्क्स का है ये? 18 मार्क्स का है। ठीक है, आपके पास 18 मिनट्स हैं, जल्दी से इसे अटेम्प्ट करें और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं फर्दर डिस्कशन नहीं करूँगा उस क्वेश्चन पे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। जल्दी से जो है वो मार्च 2016 पे आ जाएँ। कर लिया सबने? अटेम्प्ट कर लिया? हम स्टार्ट करें? सब साथ हैं? चलें जी, परफेक्ट है, हम स्टार्ट करें। Mulakat Associate is an association of person. It is registered under the Sales Tax Act 1990 and is engaged in the business of manufacture and distribution of various products. Following information has been extracted from MA's record for February 2016. ठीक है, तो हमने कहा कि भाई आपके पास मुलाकात एसोसिएट्स कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल refundable for tax period February 2016। ठीक है, ये एक हो गया। फिर इसके बाद
कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स, ठीक है। फिर नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम। जेट फ्यूल टू सप्लाईज जेट फ्यूल टू पाक एयरवेज प्रोसीडिंग टू ऑस्लो, क्या करें भाई? ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने जीरो रेटेड के अंदर ऐसे पढ़ा था कि ये क्या होगा, जीरो रेटेड होगा। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स 500,000। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स 375,000। अच्छा, फिर परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स 650,000। ठीक है, फिर आपके पास है टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर 150,000। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेजेस की है 150,000 तो कितना होगा? तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे टैक्स ही चार्ज नहीं किया होगा इस। एग्जाम गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, हमने कहा एग्जाम्ड है अगर, तो वंस अगेन हमने कहा कि भाई आपके पास एग्जाम्ड का अमाउंट कितना है 100,000, तो इसमें भी कोई टैक्स नहीं आ रहा होगा। अच्छा, इसी तरह से इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स 280,000, तो हमने कहा इसमें आएगा आपके पास 280,000। ठीक है, तो यहां तक तो हमने ये कर लिया। अब जरा एडजस्टमेंट्स को भी देख लेते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। Taxable goods purchased from registered suppliers includes rupees 40 includes furniture of rupees 45,000 which was acquired for the use in the office of marketing manager। क्या करें? कह रहा है टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड फर्नीचर ऑफ रुपीज 45,000 विच वाज एक्वायर्ड फॉर द यूज इन द ऑफिस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, तो हमने कहा भाई ठीक है, इनपुट नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर import includes raw materials worth rupees 125,000 for the manufacture of shaving cream covered under third schedule. However, en route from port to MA's warehouse in Uttala, a serious damage was caused to the consignment. MA received insurance claim of rupees 90,000 after surrendering the right of disposal of consignment in favor of the insurance company। क्या करें? जी 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 जी, समझें इस पॉइंट को समझें। ठीक है, इंपोर्ट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज 125,000। 280,000 में से 125,000 रॉ मटेरियल कौन से हैं? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ शेविंग क्रीम कवर्ड अंडर द थर्ड शेड्यूल। However, en route from port to MA's warehouse in Uttala, serious damage was caused to the consignment. MA received insurance claim of rupees 90,000 after surrendering the right of disposal of consignment in favor of the insurance company। मैंने परचेज किया था 125,000 का, ठीक है,
और मैंने बेचा कितने पे, यही हो गया ना, इंश्योरेंस क्लेम आया, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बेचा कितने पे, 90,000 पे बेचा, ठीक है। इस दफा मैंने जितने पे खरीदा था उससे कम पे बेचा, तो जितना खरीदा था जिस प्राइस पे वो कितनी थी 125,000, तो उस पर इनपुट क्लेम करूंगा। और जितने पे बेचा मैंने, ठीक है, वो कितना है, वो आपके पास है 90,000, तो मैं 90,000 के ऊपर आउटपुट कंप्यूट करूंगा। ठीक है, सब मेरे साथ हैं। सब साथ हैं, घबरा तो नहीं रहे। अच्छा भाई, फिर सुने, यहाँ पे फोकस करें, अभी कोई कॉपी पेस्ट ना करे। बहुत सारे लोग जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए उनका फोकस आउट हो जाता है। ठीक है, तो इधर 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 जो है वो फोकस रखें। देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके रॉ मटेरियल कितने हैं 280,000 के जो आपने इंपोर्ट किए, इसमें से 1,25,000 के रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं कि जो थर्ड शेड्यूल आइटम से रिलेट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर बोला ये जब ला रहे थे तो लाते लाते ये फॉर एग्जाम्पल जो है वो ये डैमेज हो गए। ठीक है, अच्छा डैमेज जब हुए तो ये इंश्योर्ड थे, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ये हमें डैमेज गुड्स दे दो और इसके अगेंस्ट जो है वो हम आपको क्या दे देते हैं, ठीक है, हम आपको फॉर एग्जांपल वो दे देते हैं, इंश्योरेंस क्लेम दे देते हैं। तो देखें, ट्रांजैक्शन को देखने के दो तरीके हैं, सुनेंगे बड़ी गौर से बात सुनेंगे। ट्रांजैक्शन को देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप कहें मैंने 125,000 के गुड्स परचेज किए, ठीक है, और वो डैमेज हो गए, ठीक है, तो अब इस पे इनपुट नहीं मिलेगा, मुझे 125,000 पे इनपुट नहीं मिलेगा। चले मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ, सुने। देखें, एक व्यू क्या हो सकता है, केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या हो सकता है, आपने कहा भाई मैंने 125,000 के परचेजेस की, ठीक है, मैंने 125,000 के परचेजेस की, तो मुझे, अच्छा, हुआ क्या, फिर ये हो गए डैमेज। तो जब डैमेज हुए तो आउटपुट तो आपके पास वैसे भी नहीं है, लेकिन जब डैमेज हो गए तो इनपुट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ, सही है, फिर आपने डैमेज गुड्स को जब सरेंडर किया तो आपके पास जो है वो आउटपुट टैक्स कितने का आ गया, आपके पास आउटपुट टैक्स आ गया 90,000 का। 90,000 पे यानी आप आउटपुट टैक्स कंप्यूट करेंगे। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, यानी केस वन क्या है कि ट्रांजैक्शन को आप क्या देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई पहली ट्रांजैक्शन क्या है, पहली ट्रांजैक्शन ये है कि मैंने 125,000 के गुड्स परचेज किए, ठीक है, लेकिन मैं इसको सप्लाई नहीं कर सका, क्यों, क्योंकि ये डैमेज हो गए। तो जब डैमेज हुए तो इनपुट डैमेज गुड्स पे नहीं मिलता, आपने पढ़ा था ये, ठीक है, और आउटपुट तो वैसे भी नहीं होगा इस जगह पे। ठीक है, अच्छा, फिर उसने कहा कि भाई ये डैमेज गुड्स, अब उसने कहा ट्रांजैक्शन, ये थी ट्रांजैक्शन नंबर वन। अब उसने कहा ट्रांजैक्शन नंबर टू क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर टू ये है कि मेरे पास डैमेज गुड्स थे तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दिए। अच्छा, उस पर इनपुट कितना है, उसने कहा उस पर तो इनपुट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि डैमेज गुड्स की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। ठीक है, आउटपुट कितना है 90,000, तो भाई ये तो मेरा नुकसान हो गया ना, कि इनपुट मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा और आउटपुट में 90,000 पे दे रहा हूँ। ठीक है, एक तरीका ये है इस ट्रांजैक्शन को देखने का। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि आप सिंपली ये कहें कि मैंने गुड्स परचेज किए कितने के, 125,000 के, तो जो मैंने परचेज किए इस पे मेरा इनपुट मुझे मिलना चाहिए। अब जब ये गुड्स डैमेज हुए तो मैंने सरेंडर कर दिए, ठीक है, जब सरेंडर किए तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना दिया, 90,000 का, तो मैं इस पे आउटपुट भी दूंगा। यानी देखें, एक है होलिस्टिक व्यू लेना ट्रांजैक्शन का, एक है स्प्लिट करके लेना। जब आप ट्रांजैक्शन को स्प्लिट करके देखोगे तो आप अपने नुकसान में रह रहे हो कि सिर्फ आउटपुट पे टैक्स तो दे रहे हो, इनपुट कहीं मिल ही नहीं रहा आपको। ठीक है, लेकिन दूसरा बेनिफिशियल व्यू क्या है, बेनिफिशियल व्यू ये है कि आप उसको होलिस्टिक व्यू में देखें, ओवरऑल ट्रांजैक्शन को देखें कि किस तरह से ऑपरेट कर रही है। ट्रांजैक्शन इस तरह से ऑपरेट कर रही है इस केस के अंदर कि भाई आपके पास डैमेज गुड्स थे 125,000 के, ठीक है, तो अब जरूरी तो नहीं है ना कि एक चीज हमेशा मैं प्रॉफिट में ही बेचूं, नुकसान में भी बेच सकता हूं। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर आपने ये समझ लिया कि आपने नुकसान से बेचा, 125,000 की चीज आपने कितने में बेच दी, 90,000 की, तो 90,000 पे आउटपुट आ गया, 125,000 पे इनपुट रहेगा। ठीक है, तो ये व्यू मेरे हिसाब से ज्यादा सही है, क्योंकि एक कस्टमर के लिए, टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल व्यू है। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? ठीक है, घबरा तो नहीं रहे, सब साथ हैं?
अरे 90,000 इनपुट थोड़ी है, 90,000 तो इंश्योरेंस का क्लेम है, तो सप्लाई हुई ना, इनपुट कैसे हुआ? सप्लाई की वैल्यू हुई ना, इनपुट कैसे हुआ? अच्छा जी, तो अब एज ए रिजल्ट क्या किया हमने? हमने यही काम किया, हमने कहा भाई 280,000 में 125 इंक्लूडेड था, तो हमने इसको छेड़ा नहीं, ठीक है। और इंश्योरेंस का आउटपुट हमने यहाँ पे ले लिया 90,000 का, ठीक है। तो आउटपुट भी आ गया, इनपुट भी आ गया, वरना पहले केस में लोगे तो इनपुट डिसअलाउ करना पड़ेगा, सिर्फ आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है। तो ये नुकसान है आपका। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं भाई। ये भी कर लिया हमने, भी कर लिया। MA purchased 150 bags of cement covered in the third schedule for the construction of a bungalow of a managing partner. Cement was purchased at the wholesale price of rupees 400,000. However, the retail price was rupees 500,000 per bag. क्या करें? ठीक है, MA purchased 150 bags of, क्या करेंगे इसमें? ठीक है, उसने कहा भाई 150 बैग्स परचेज किए हैं, इसकी रिटेल प्राइस कितनी है? 500। तो इस केस के अंदर आपके पास 150 इंटू 500, क्या आपको सेल्स टैक्स मिलेगा? इनपुट मिलेगा? इनपुट नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। ये भी कर लिया हमने। एडवांस ऑफ रुपीज 268,000 वॉज मेड टू नोमी कॉर्पोरेशन फॉर द परचेज ऑफ पैकिंग मटीरियल्स। सिंपली हमने कहा भाई टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर ये बात लिखी थी कि अगर आप एडवांस भी देंगे तो भी क्या हो जाएगा, आपकी सप्लाई ट्रीट हो जाएगी। तो 268,000 इंटू 17। Taxable goods to unregistered customers include goods worth rupees 200,000 sold to cottage industry in Bela. The rest of the goods were sold to educational institute in Zob. ठीक है, यानी अब ये कह रहा है कि भाई आपके पास ये जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं, इसका ब्रेकअप है 375,000 का ब्रेकअप है। वो ब्रेकअप क्या है? वो ब्रेकअप ये है कि एक है कॉटेज, ठीक है, और एक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जो कॉटेज इंडस्ट्री को सप्लाई किया है वो कितना है? 200,000। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सप्लाई किया है वो कितना है? वो है 175,000। तो ये इसका ब्रेकअप इसने बेसिकली आपको बताया बताया है यहाँ पे। ठीक है। On 15 February 2016, MA signed an agreement with Bali Traders, a registered customer, for the sale of goods rupees 290,000. On 20th February 2016, the goods were made available to BT. However, BT took the delivery of goods on 5th March 2016. जी जी जी। अगेन टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। हमने कहा भाई टाइम ऑफ सप्लाई में यही था ना कि गुड्स मेड अवेलेबल डिलीवर्ड और पेमेंट वेट विच एवर इज अर्लियर। तो इस केस के अंदर हमने कहा 290,000 क्या हो जाएगी आपकी सप्लाई की अमाउंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। 290,000 इंटू 17%। ठीक है, घबराना शुरू हो गए मुझे लग रहा है आप लोग। अच्छा, फिर MA sold goods worth rupees 52,000 to one of its customers on 2 months credit. The amount was inclusive of 4% of markup. क्या करें इसमें? देखिए, आपको मैंने शुरू से एक बात कही है कि कुछ डेफिनेशंस हैं सेल्स टैक्स के अंदर, अगर आपने वो कर ली, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको सब आ जाएगा। ठीक है, वो कुछ ही डेफिनेशन है, जैसे सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल एक्टिविटी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये कुछ 4 5 6 डेफिनेशन हैं जिससे पूरा क्वेश्चन आपका जो है वो निकल जाएगा। अब फिर पढ़ते हैं इसे। MA sold goods worth rupees 52,000 to one of its customers on 2 months credit. The amount was inclusive of 4% of markup. क्या करें? भाई क्योंकि जनरल बॉडी ऑफ कंज्यूमर्स का लिखा नहीं है, कस्टमर्स का लिखा है सिर्फ इसने। आपको याद होगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ जनरल बॉडी ऑफ कंज्यूमर्स के अंदर क्या होता है कि आप वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ मार्कअप लिखते लेते हैं, ठीक है।
तो लेकिन यहाँ पे ये लिखा ही नहीं है कि ये जो है वो जनरल बॉडी ऑफ कंज्यूमर्स को सप्लाई किया नहीं किया, ये तो लिखा है उसने कस्टमर को सप्लाई किया। तो फिर उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमने कहा भाई ये आप क्या लेंगे, वैल्यू मार्कअप के साथ ही ले लें आप, 52,000 इंटू 17। नॉर्मल बिजनेस कहाँ से आ गया, वो तो डिस्काउंट के केस में था। अच्छा जी, क्लियर है, इसमें इसमें खुबैब बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है, कस्टमर्स ऑन 2 months क्रेडिट। अच्छा जी, MA distributed free samples of one of its new detergent Zeta among the corporate clients. The value of these samples amounted to rupees 65,000। ठीक है, सैंपल आपके पास 65,000 इंटू 17। भाई आजम खान फरिश्ता साहब, इसलिए मार्कअप की अमाउंट माइनस नहीं होगी क्योंकि लिखा नहीं है जनरल बॉडी ऑफ कंज्यूमर्स को सप्लाई किया नहीं किया। ठीक है, सैंपल्स की अमाउंट आ गई 65,000। फिर MA issued a debit note to of rupees 35,000 to Harley Brothers to rectify mistakes in MA's records. Sorry, sorry, फिर से पढ़ लेते हैं। MA issued debit note of rupees 35,000 to Harley Brothers to rectify mistakes in MA sales invoice. The invoice was originally raised in November 2015। देखिए, डेबिट नोट बाय सप्लायर, इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स क्या हुई है, क्रेडिट हुई है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स जो है वो यहाँ पे बढ़ी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 35,000 से सेल्स बढ़ा दें। On 1st February 2016, MA sold 4,000 packs of new caramel ice cream covered under third schedule at a discounted price of rupees 100 per liter pack. The retail price of the ice cream was rupees 160 per liter pack। क्या करें, आइसक्रीम कितनी अमाउंट थी भाई, 4,000 पैक्स 160, 4,000 इंटू 160 इंटू 17%। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक। अच्छा जी, सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी 2016 अमाउंटेड टू रुपीज 245,000। दिस अमाउंट वाज इंक्लूसिव ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ रुपीज 120,000 पेड ऑन अ केमिकल व्हिच कुड नॉट बी यूज्ड बिफोर द एक्सपायरी डेट एंड वाज कॉन्सिक्वेंटली डिस्ट्रॉयड इन फरवरी 2016। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अब जरा इसको जो है वो हम कंप्यूट कर लेते हैं क्विकली, जरा मुझे जल्दी जल्दी अमाउंट बता दें कितनी आ रही है। कुछ भी नहीं आएगी, ये कुछ नहीं आएगी। 650,000 का अगेंस्ट कितना आ रहा है, 110,500। अच्छा, इंपोर्ट के अगेंस्ट कितना आ रहा है, 47,600। फर्नीचर 45,000 इंटू 17 कितना आ रहा है, 7,600, 650। ओके, और ये एडवांस कितना आ रहा है, 268 इंटू 17 करें, 45560। अच्छा, टोटल कितना आ गया,
196010। ठीक है, ज़रा ये बताते जाएं। ये ऑस्लो का तो ज़ीरो आ गया, फिर कितना है 500,000 का? 85,000। 200,000 का कितना है? फिर 175,000 का? 29,750। अच्छा, फिर नीचे इंश्योरेंस 15,300। फिर बाडी ट्रेडर्स 49,300। फिर 8840। फिर 11050। फिर 5950। ठीक है, फिर 108,800। टोटल कितना आ रहा है? 347990। ठीक है, 347990 ये आ गया। अब ज़रा अपोर्शनमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपके पास सप्लाई दो तरह की है, या ज़ीरो रेटेड है या टैक्सेबल है। ठीक है, ज़ीरो रेटेड कितनी है? 800,000। ठीक है, बाकी सबको अगर आप सम करें तो कितना आ रहा है? इसको हटा के 800,000 को हटा के बाकी सबको सम करें, कितना आ रहा है? 2047,000। तो आपके पास टोटल हो गया 2847,000। कॉटेज इंडस्ट्री एग्जाम्ड कब है भाई? ठीक है, एग्जाम तो नहीं है कॉटेज। अच्छा, एनीवेज, अब हमने कहा कि भाई आपके पास इनपुट कितना है? 196010, ये आपके पास इनपुट है। तो ज़रा पोर्शन करके बताएं कितना आ रहा है?
आवाज आ रही है सबको? अब क्लियर है? स्क्रीन वगैरह सब अपीयर हो रही है? जी, कहाँ तक हम साथ थे? अच्छा, तो यहाँ जी जी मुझे याद आ गया कि दो तीन बच्चों ने सवाल पूछा था कि कॉटेज इंडस्ट्री को जो सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्री को सप्लाई एग्जेम्प्ट नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्री अगर सप्लाई करे वो एग्जेम्प्ट है। सप्लाईज मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एग्जेम्प्ट है, सप्लाईज मेड टू कॉटेज इंडस्ट्री एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, एनीवेज। अच्छा, ये जरा अपोर्शन करके मुझे बताएं जल्दी जल्दी कितना आया। क्लियर है? पता नहीं किस बच्चे ने सवाल पूछे थे। 55,078 और 140,932, यही आ रहा है सबका? यही है, सब साथ हैं? ये हो जाएगा रिफंड और ये हो जाएगा एडजस्ट। ठीक है, अब आ जाए जरा मेन वर्किंग पे। क्या करें भाई? यहाँ पे हमने कहा आउटपुट टैक्स कितना है वर्किंग नंबर 2 से, वो है 347,990। अच्छा जी, इसमें से लेस कर दें इनपुट टैक्स लोअर ऑफ एक्चुअल, और बी क्या है? और 90% ऑफ आउटपुट। ठीक है, अच्छा एक्चुअल कितना आ रहा है आपके पास? एक्चुअल है 149,332, 149,332 प्लस sales tax credit brought forward from January 2016 amounted to rupees 245,000. This amount was inclusive of input tax of 120,000 paid on a chemical which could not be used before the expiry date and was consequently destroyed in February 2016. यानी 245 में से 120 माइनस करें तो कितना बचा? 125,000। कितना बनता है? दोनों का सम कितना है? 265,932। ताहा जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है। 90% ऑफ आउटपुट कितना है? 313,191, विच एवर इज लोअर। तो हमने कहा लोअर ऑफ क्या आ गया आपके पास? एक्चुअल लोअर ऑफ आ गया, यानी 265,932। अब क्या कर दें? कितना आ गया? डिफरेंस कितना है? 82,058। ठीक है, अब क्या करें? अब आप इस पे ऐड कर दें फर्दर टैक्स। अच्छा, फर्दर टैक्स के लिए आपके पास दो सप्लाईज आ रही हैं, एक आ रही है कॉटेज को और एक आ रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। तो देखिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आ रही है वो हम ये अज्यूम करते हुए कि ये एंड कंज्यूमर है जिसको हम सप्लाई दे रहे हैं, उसको तो आप जो है वो एक्सेप्शन में लेके चले जा सकते हैं। लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री की जो सप्लाई है उसके ऊपर क्या हो रहा होगा आपका? 3% चार्ज हो रहा होगा। तो 3% जब चार्ज होगा तो आपके पास कितना अमाउंट आ जाएगा? 6,000। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा आपके पास? टोटल सेल्स टैक्स पेबल का अमाउंट कितना आ रहा है? 88,058। ओवेस देखें, आपके पास इनपुट का इंपोर्ट्स का इनपुट अलग नहीं होता, प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट जो होता है वो अलग होता है। फिक्स एसेट्स का, कैपिटल गुड्स का इनपुट अलग होता है। ठीक है, सेल्स टैक्स पेबल ये आ गया।
सेल्स टैक्स रिफंडेबल कितना आ रहा है आपके पास 55,078 55,078 ठीक है, ये आ गया। और इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड इस केस में भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअली क्लेम कर लिया है। हाँ, तो अनरजिस्टर्ड पे तो फर्दर टैक्स होता है तभी तो लिया है यहाँ पे। ये दोनों अनरजिस्टर्ड ही तो दिए मैं आपके क्वेश्चन के अंदर। नहीं 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 खुबैब, आपको मैंने समझाने के लिए दोनों ट्रांजैक्शन समझाई है, इसको फॉलो नहीं करेंगे हम, सिर्फ इसी को फॉलो करेंगे, दूसरा केस जो है। एनीवेज, अब आप इसकी पिक्चर्स ले सकते हैं जल्दी से। सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ग्रैंड प्रैक्टिस सेशन हेडिंग भी डाली हुई थी, और जो थ्योरी साथ साथ आएगी डेफिनेटली उसको रिवाइज भी करेंगे। चलें जी, तो यहाँ हमने जो है वो अपने सेशन को सीमेंट वाला पर्सनल यूज़ के लिए इसलिए हमने कंसिडर नहीं किया। ये अनस 125,000 कहाँ से आया? 245,000 माइनस यहाँ से आया, 245 माइनस 120,000 इज इक्वल्स टू 125,000। भाई इनपुट से माइनस उस वक्त होगा ना जब ऊपर आया हुआ, ऊपर आया हुआ नहीं है इसलिए हमने माइनस भी नहीं किया है, हमने क्लेम ही नहीं किया इसे, उसने कहा ही नहीं है कि ये ऊपर इंक्लूडेड है। अनरजिस्टर्ड पर्सन पे भी तो चार्ज होगा, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन पे चार्ज किया ना, ये रहा फर्दर टैक्स। क्योंकि आपके जीरो रेट के प्रोविजंस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि आपके पास जो है वो जीरो रेटेड जो है वो आपके पास सप्लाईज इस तरह से क्लेम करते हैं आप जीरो, मतलब ये जो प्रोसीडिंग टू ऑस्लो वाली बात है, प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान है, तो फिर उस केस में आप जो है उसको जीरो रेटेड ट्रीट करते हैं। एनीवेज, यहाँ पे हम सेशन को क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन के साथ डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।